तो अब हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। चलिए देखो, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हमने एक फिजिक्स का क्रैश कोर्स चालू किया और इस क्रैश कोर्स में हम ये 6 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई भी चैप्टर मिस किया है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर फिजिक्स क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। और कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है, देखो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, बोल्ट। तो कूलम पर बोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और ध्यान रखना, कूलम पर बोल्ट को ही हम प्यार से फराड कहते हैं। और एक और बात ध्यान रखो, कैपेसिटेंस जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कैपेसिटेंस चार्ज पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है पहला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो पर। ठीक है, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर पर, तीसरा मीडियम पर। ठीक है, देखो अगर आप इंडिविजुअली चार्ज को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअली आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे तो भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस r है, इस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जबकि कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है, चलिए वो होती है Q² अपॉन 2C। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, C क्या है, कैपेसिटेंस। या इसका एक और फॉर्मूला है वो है हाफ CV²। यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है वो है हाफ QV। Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट, इसके 2 फॉर्मूले या ये कहीं 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये पैरेलल प्लेट है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3। ठीक है, ये पैरेलली प्लेस्ड है। तो ध्यान दो, पहला फॉर्मूला आपको जो पता होना चाहिए वो कि इसकी एक्सट्रीम आउटसाइड पर, एक्सट्रीम आउटसाइड पर, मतलब एक्सट्रीम आउटसाइड तो ये है ना, यहाँ पर या यहाँ पर जो चार्ज होता है वो होता है नेट चार्ज अपॉन 2। अब इस केस में नेट चार्ज कितना होगा, इन तीनों के चार्ज को मिला दोगे तो वो नेट चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो एक्सट्रीम आउटसाइड पर कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज अपॉन 2। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, प्लेट फेसिंग ईच अदर हैविंग अपोजिट चार्ज। चार्ज की जगह आप साइन कर लो, अपोजिट साइन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट का सरफेस ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव x चार्ज होगा। मतलब वो प्लेट जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं उनके चार्ज के साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली प्लेट इसको फेस कर रही है तो अगर यहाँ पर नेगेटिव y चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव y चार्ज होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो इस पर प्लस Q चार्ज है इस वाली प्लेट पर और इस वाली प्लेट पर निगेटिव Q चार्ज है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक बात ध्यान रखो, जितना भी ये प्लस Q चार्ज है वो अंदर वाले सरफेस पर आ जाएगा, वहीं जितना भी निगेटिव Q चार्ज है वो अंदर वाले सरफेस पर आ जाएगा। मतलब ये बाहर वाले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो E1 है E2, मतलब अगर ये 1 प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और सिग्मा का फॉर्मूला ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, चलिए
और अगर कोई आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या अगर आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट में ये वैल्यू होती है, कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है। चलिए, और एक और बात ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू होता है ED। E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक था ये Q² अपॉन 2C, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दोगे तो एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। वैसे तो आप इस वैल्यू को ना याद करें, ये वाली वैल्यू याद करें और कैपेसिटेंस की ये वैल्यू याद करें तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, अब देखो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ED क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और नीट में ये लगभग 10 बार क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज फॉर्मूले पर। नीट सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चलो, फोर्स बिटवीन प्लेट, ठीक है। अब देखो, एक प्लेट ये है जिसको हमने नाम दिया प्लेट 1, एक प्लेट ये है जिसको हमने नाम दिया प्लेट 2, ठीक है। अब देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। मतलब सेकंड वाली प्लेट फर्स्ट वाली प्लेट पर फोर्स लगाएगी, तो उसको हमने नाम दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। वहीं फर्स्ट वाली प्लेट सेकंड वाले पर फोर्स लगाएगी, इसको हमने नाम दिया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जिसकी वैल्यू होती है Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q क्या है, चार्ज ऑन प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। देखो एरिया वहाँ लिखा है, एरिया ऑफ प्लेट क्या है, A, ठीक है। चलिए, अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेशल केस देख लेते हैं। जैसे एक स्फेयर ये है जिसका रेडियस है A, दूसरा स्फेयर ये है जिसका रेडियस है B। अब हमने क्या किया, आउटर स्फेयर को अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमने इनर स्फेयर की अर्थिंग कर दी, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² अपॉन B माइनस A। अब देखो सिलेंडर के केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log टू द बेस E B अपॉन A। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। B क्या है, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, स्मॉल a क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। चलिए, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं। 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि चार्ज सेम होता है। मतलब हर कैपेसिटर में से अगर Q चार्ज बैटरी ने निकाला तो C1 में से भी Q चार्ज आएगा, C2 में से भी Q चार्ज आएगा और C3 में से भी Q चार्ज आएगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट रहता है। मतलब अगर पूरी बैटरी का पोटेंशियल V है तो C1 कैपेसिटर पोटेंशियल लेगा V1, C2 कैपेसिटर लेगा पोटेंशियल V2, C3 कैपेसिटर लेगा पोटेंशियल V3, ठीक है। मतलब ये जो V है V1 V2 V3 में डिवाइड हो जाएगा, और आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस के केस में रेसिस्टेंस का उल्टा है,
वहाँ पर सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। अगर C1 के केस में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो C2 के केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और C3 के केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। मतलब तीनों के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दूसरी चीज़, चार्ज डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर बैटरी ने यहाँ पर Q चार्ज निकाला तो कुछ Q1 चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ Q2 चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ Q3 चार्ज इधर चला जाएगा। और तीसरी चीज़, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप डायरेक्टली ऐड कर कर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, जब भी 5 कैपेसिटेंस दिखें आपको तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करोगे, ठीक है। देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R, ये S, ठीक है। देखो इसको हमने नाम दिया C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर C1 अपॉन C3 मतलब C1 अपॉन C3 बराबर होंगे C2 अपॉन C4 के, ठीक है। इफ C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 तो R का पोटेंशियल और S का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा दो पॉइंट पर, तो करंट इस C5 में नहीं जाएगा, मतलब नो करंट फ्रॉम C5, ठीक है। मतलब C5 को आप रिप्लेस कर सकते हो। देखो अगर C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 के बराबर हो जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर हो जाएगा और आप C5 को हटा सकते हो। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब C5 का कुछ काम नहीं रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। चलिए अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ क्यूब। अब देखो एक क्यूब है और इसकी हर एक साइड का कैपेसिटेंस C है, ठीक है, हर साइड का। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप मान लेना, ठीक है। चलिए तब देखो एज के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछते हैं और फेस के बीच में ये फेस होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछते हैं। फिर यहाँ पर डायगोनल के, देखो ये डायगोनल है तो यहाँ पर डायगोनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछते हैं। तो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। एज के केस में होता है 12C अपॉन 7, फेस के केस में होता है 12C अपॉन 9, डायगोनल के केस में होता है 12C अपॉन 10। कुछ नहीं, ऊपर 12C 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 तो कॉमन है, बाकी आप एक नंबर याद कर लो 7 9 10, ठीक है। एज में है 7, फेस में है 9, डायगोनल में है 10, ठीक है। बाकी कैसे भी आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देखो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में थी E0, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, चार्ज ऑन प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। लेकिन अब क्या किया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया और ये K क्या है, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी E0 अपॉन K, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखो यहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन K, ठीक है। चलिए और देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट नहीं किया था तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दोगे तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चलिए और ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलिए और देखो डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल प्लेट हैं,
इसका एरिया है ए, इसका भी एरिया है ए, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पर निगेटिव क्यू चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और जिसकी लेंथ है टी पुट करा इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब मान लो हमने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसकी लेंथ है T1, इसकी लेंथ है T2। तो देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब अगर आपने तीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट किए तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ठीक है। अब मान लीजिए चार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस T4 अपॉन K4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस T4, ठीक है। मतलब आप पैटर्न समझ गए होंगे। चलिए अब देखो, जब आप दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे और वो कंप्लीटली इंसर्ट करोगे, ठीक है। मतलब जितना भी स्पेस है इन दोनों प्लेट के बीच में वो पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल घेर लेगा, ठीक है। मतलब जितना भी स्पेस है इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में वो पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल घेर लेगा, मतलब कवर कर लेगा। तो इस केस में कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक है। अब देखो ये दो पैरेलल प्लेट है, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फिलहाल ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर कंडीशन देखेंगे हम और आफ्टर कंडीशन देखेंगे, ठीक है। बिफोर में क्या था, बैटरी अटैच थी और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया था, जबकि आफ्टर कंडीशन में क्या था, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो, अगर इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था तो आफ्टर भी चार्ज क्यू नॉट रहेगा, पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर इनिशियली कैपेसिटेंस सी नॉट था तो आफ्टर कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी नॉट्स, ठीक है। मतलब के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। बाकी अगर इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट अपॉन के। अगर इनिशियली पोटेंशियल था वी नॉट तो फाइनली पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट अपॉन के, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा केस देखते हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड स्लोली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन क्या है कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, मतलब दो पैरेलल प्लेट हैं, इनसे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है वी नॉट, ठीक है। अब हमने आफ्टर क्या किया, बैटरी को कनेक्ट रहने दिया, ठीक है, जिसका पोटेंशियल था वी नॉट, और हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो गई बिफोर कंडीशन, ये हो गई आफ्टर कंडीशन, ठीक है। तो देखो, अगर इनिशियली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नॉट था तो फाइनली भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नॉट होगा। उसका रीज़न देखो, वो इसलिए है क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी मेंटेन करती है पोटेंशियल को, ठीक है। अब हमने इनिशियली भी बैटरी कनेक्टेड रखी है और फाइनली भी बैटरी कनेक्टेड रखी है, मतलब हमने बैटरी को हटाया नहीं है, तो पोटेंशियल को वो कांस्टेंट रखेगी बैटरी, ठीक है। तो दूसरी चीज़, कैपेसिटेंस इनिशियल है सी नॉट तो फाइनली के टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने बताया था जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट तो फाइनली भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नॉट, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर इनिशियली, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने यहाँ भी कर लिया, ठीक है। तो ये दो बार लिख दिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज नहीं आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अब इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था तो फाइनली चार्ज के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
ठीक है। वहीं अगर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट थी तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ी रखी थी और ठीक है, और अगर आप यहाँ पर रिवीजन पर्पज से आए थे तो मुझे उम्मीद है आपका प्रॉपर रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। और बाकी आप इस चैनल से क्या और चाहते हैं वो कमेंट में बताइए, जो भी आपकी डिमांड होगी मैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।